पाठ परिचय। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज्यादा किस्से कहानियां भी सुनने को मिलती है। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हो जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ ततारावामीरो कथा इसी द्वीपसमूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्मबलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अंडमान द्वीपसमूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीपसमूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीपसमूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किमी दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोगबाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शनैः शनैः क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंगबिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है।
एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले बताओ, तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सुधबुद्ध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ, तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ न। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। बस अपना नाम बता दो, ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थीं। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामीरो, एक रस पिघलाने वाली आवाज उसके कानों में पड़ी। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी न यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्यमनस्कतापूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जोहूंगा। जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंचरहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था।
वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामीरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामीरो न आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रहीं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशुपर्व का आयोजन हुआ। पशुपर्व में हृष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थीं। होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंकर्तव्य विमूढ़ था। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे।
वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी, वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। तारा, ततारा, ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभरकर डूब रही थी, वामीरो, 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 वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा, ततारा, ताता रा पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कारनिकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कारनिकोबार से आज 96 किमी दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। Lesson Introduction. The older the civilization, the more stories we get to hear about it. It is not necessary that the stories have really happened in the form in which we get to hear or read. It is certain that these stories contain some message or lesson. Many kinds of stories are famous in the Andaman Nicobar Islands too. Some of these have been rewritten by Leeladhar Mandloi. The present lesson Tatara Vamiro Katha is centered on a small island of this archipelago. Hatred had taken deep roots in the said island. To uproot that hatred from its roots, a couple had to sacrifice themselves. The story of the sacrifice of that couple has been narrated here. Who can deny that love unites everyone and hatred increases distance? That is why the one who sacrifices his love and even his life for the society not only remembers him but also does not let his sacrifice go in vain. This is the reason why the residents of that island still remember this couple with pride and reverence, who set an example for the society of that time. The last southern island of the Andaman Islands is Little Andaman. It is located about 100 kilometers away from Port Blair. After this, the chain of Nicobar Islands begins, which is the center of the primitive culture of the Nicobari tribe. The first major island of the Nicobar Islands is Karnikobar, which is 96 kilometers away from Little Andaman. The Nicobaris believe that in ancient times these two islands were one. There is a folktale about their division which is repeated even today.
Centuries ago, when Little Andaman and Karnikobar were connected, there was a beautiful village there. A handsome and powerful young man used to live nearby. His name was Tantara. The Nicobaris loved him very much. Tantara was a noble and helpful person. He was always ready to help others. He considered it his utmost duty to serve not only his villagers but the entire islanders. He was famous because of his sacrifice. Everyone respected him. In times of trouble, they remembered him and he would rush to their place. He was specially invited to other villages during festivals. His personality was attractive and people wanted to be close to him because of his friendly nature. Along with traditional clothes, he always kept a wooden sword tied around his waist. People believed that despite being made of wood, the sword had amazing divine power. Tantara would never let his sword go. He would never use it in front of others. But due to his famous adventures, people believed that the sword had amazing power. Tantara's sword was a strange mystery. One evening, after a tireless day's work, Tantara went out for a walk on the seashore. The sun was about to set below the horizon. Cool winds were blowing from the sea. The evening chirping of the birds was slowly fading away. His mind was calm. Lost in thought, Tantara sat on the sand and started watching the last colorful rays of the sun on the sea. Then he heard a sweet song echoing from somewhere close by. It seemed as if the song was flowing towards him. In between, he could hear the music of the waves. The singing was so effective that he started losing his senses. A strong wave broke his trance. As soon as he regained consciousness, he was compelled to move towards the direction from where the song was still flowing. He kept moving towards that direction anxiously. Finally, his eyes fell on a young woman who was singing, lost in the beauty of the fading evening, staring at the beautiful colors setting on the body of the sea. It was a love song. She did not know that a strange young man was staring at her silently. Suddenly, a high wave rose and drenched her. She forgot to sing in a hurry. Before she could come to her senses, she heard a deep and attractive voice echoing in her ears. "Why did you suddenly leave such a sweet song incomplete?" Tantara said politely. She was surprised to see a handsome young man in front of her. Some tender feeling arose within her. But she controlled herself and replied indifferently. "First tell me, who are you? Why are you staring at me like this and asking this irrelevant question?" "I am not obliged to answer the questions of a youth from any village other than my own. You also know this." It was as if Tantara had lost his senses. Instead of answering, he repeated his question again. "Why did you stop singing? Sing, complete the song. You really have a very melodious voice." "Is this not the answer to my question?" the girl said. "Tell me the truth. Who are you? I have never seen you in Lapati village." It was as if Tantara was hypnotized. The girl's voice could not reach his ears properly. He again requested, "Why did you stop singing? Sing na." The girl got irritated. She started thinking about something else. Finally, she once again said in a stern voice, almost protesting, "This is the height of impudence. I have been asking for your introduction since long and you have been singing the same tune. Sing a song, sing a song. Why? Don't you know the rules of the village?" Saying this, she turned quickly to leave. It was as if Tantara came to his senses. He realized his mistake. He blocked her way and started pleading. "Forgive me.
This is the first time in my life that I have been so distracted. I lost my senses on seeing you. I will leave your way. Just tell me your name. Tantara requested helplessly. His eyes were focused on the girl's face. There was true humility on her face. Wah! Am I Ro? A voice that melted my heart fell in his ears. Vamiro. Wah! Am I Ro? Wow, what a beautiful name. Will you come here tomorrow too? Tantara said in a pleading tone. No, maybe. Never. Vamiro said absent-mindedly and suddenly ran towards Lapati in a trance. Tantara's words were echoing behind her. Vamiro. My name is Tantara. Tomorrow I will wait on this rock. I will wait for you. Please come. Vamiro did not stop. She kept running. Tantara kept looking at her as she went. Vamiro started feeling some restlessness inside after reaching home. There was a false urge inside her to be free from Tantara. In a fit of frustration, she closed the door and tried to take her mind in some other direction. Again and again, Tantara's pleading face would float in her eyes. She had heard many stories about Tantara. In her imagination, he was a wonderful brave young man. But the same Tantara appeared before her in a different form. Handsome, strong but extremely calm, civilized and innocent. His personality was probably the same as she had been thinking about her life partner. But this relationship with a youth from another village was against tradition. Therefore, she thought it better to forget him. But this seemed impossible. Tantara was in front of her eyes again and again, immersed in waiting like an unblinking beggar. Somehow the night passed. Both their hearts were aching. Somehow a cold and boring day passed without any heat. There was a wait for the evening. For Tantara, it was like the only wait of his entire life. This had happened for the first time in his serious and calm life. He was surprised, as well as thrilled. He reached that sea rock of Lapati much before the sunset. Waiting for Vamiro, every moment was as heavy as a mountain. There was also a fear running inside him. What if Vamiro does not come? He was unable to decide anything. He was just waiting. There was just a ray of hope which could sink any time like the rays sinking on the body of the sea. He kept looking at the path of Lapati again and again. Suddenly he saw a figure clearly in the coconut groves. Something else. Something else. His happiness knew no bounds. It was really Vamiro. It seemed as if she was nervous. She was walking while hiding herself. She did not forget to look here and there in between. Then she came in front of Tantara walking fast and stopped. Both were speechless. There was something which was flowing inside both of them. Who knows how long they stood staring. The sun had disappeared somewhere in the waves of the sea. Darkness was increasing. Suddenly Vamiro became alert and ran towards the house. Tantara was still standing there. Motionless. Speechless. Both of them would reach the same place every day and keep staring at each other like statues. There was just devotion inside which was deepening continuously. Some youths of Lapati sensed this silent love, and the news spread like the wind. Vamiro was from Lapati village and Tantara was from Pasa. Their relationship was not possible. According to the custom, both of them had to be from the same village. Many efforts were made to convince Vamiro and Tantara, but both remained adamant. They kept meeting regularly on the same seashore of Lapati. Rumors kept spreading.
After some time, Pashu Parv was organized in Pasa village. Apart from the display of healthy animals in the Pashu Parv, there is also a competition of strength test of the youths with the animals. Once a year, people of all the villages participate. Later, dance, music and food are also organized. From the evening everyone started gathering in Pasa. Gradually, various programs began. Tantara was not interested in these programs at all. His anxious eyes were busy searching for Vamiro. He saw someone peeping from behind a coconut tree. He tried to identify her by going a little closer. It was Vamiro who was hesitating to come forward due to fear. Her eyes were moist. Her lips were trembling. As soon as she saw Tantara, she started crying. Tantara was distraught. He was not able to say anything. The sound of crying was continuously getting louder. Tantara was confused. Hearing Vamiro's crying voice, her mother reached there and became furious on seeing both of them. She found this scene humiliating in the presence of all the villagers. Meanwhile, some people from the village also reached there. Vamiro's mother was seething with anger. She insulted Tantara in many ways. The people of the village also started raising their voices against Tantara. This was unbearable for Tantara. Vamiro was still crying. Tantara was also filled with anger. While he was angry at the tradition of prohibition of marriage, he was also annoyed at his helplessness. Vamiro's sorrow was deepening his sorrow. He did not know what step he should take. Involuntarily his hand rested on the hilt of the sword. In anger he took out the sword and kept thinking about something. His anger was continuously increasing like fire. People were scared. A silence prevailed. When he could not find any way to calm his anger, he filled his strength and thrust the sword into the ground and started pulling it with force. He was drenched in sweat. Everyone was nervous. He went a long way pulling the sword towards himself. He was panting. Suddenly, a crack started appearing at the place where the line was drawn. As if the earth was getting divided into two pieces. A rumbling sound started and the earth was cracking in a straight line. It was as if Tantara was cutting the earth in anger till the last end of the island. Everyone was terrified. People had not imagined such a scene, they shuddered. On the other side, Vamiro was running screaming along the edge of the cracking earth. Tantara! 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 Her pitiful scream seemed to have drowned in the rumbling sound. Tantara was unfortunately on the other side. As he was cutting the earth till the last end of the island, as soon as he reached the last end, the island was divided into two pieces. Tantara was on one side and Vamiro on the other. As soon as Tantara regained consciousness, he saw that the island on his side was sinking in the sea. He started struggling. He tried to catch hold of the other end by jumping, but his grip loosened. He started slipping downwards. He was continuously slipping towards the surface of the sea. Only one scream was emerging from her mouth and then drowning. Vamiro! 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 Vamiro was also calling Tantara. Tantara! Ta! Ta! Ra! Tantara was covered in blood. He started losing consciousness and after some time he lost consciousness. He was lying on the last plot of land of the cut island which was connected to the other part by chance. No one knows where Tantara reached while floating and what happened to him later. Vamiro went mad. She would always reach the same place searching for Tantara and would sit there for hours. She stopped eating and drinking. She became detached from the family.
People tried a lot to find her but could not find any clue. Today neither Tantara is there nor Vamiro, but their love story is narrated in every house. The Nicobaris believe that the second piece of Car Nicobar that was split by the sword of Tantantra is Little Andaman, which is located 96 kilometers away from Car Nicobar today. After this incident, the Nicobaris started having matrimonial relations with other villages as well. The sacrificial death of Tantantra Vamiro was perhaps for this happy change. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.